नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में NTA UGC नेट हिस्ट्री UGC नेट इतिहास की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट संख्या 122 है। आज का चैलेंज है 30 में से 20 सही तो आप इस टेस्ट में पास हो जाओगे। दोस्तों, अगर आप नेट हिस्ट्री, TGT हिस्ट्री और पेपर फर्स्ट के नोट्स व प्रैक्टिस सेट की PDF लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं 8755475312 और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी ये व्हाट्सएप नंबर है, हमने ग्रुप बना रखा है, वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट JRF पार। हमारा बायोडाटा है PhD इतिहास 4 बार नेट 1 बार JRF। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में जो ज्वाइन का बटन है, मेंबरशिप ले सकते हैं 59 रुपये की। हम आपको कुछ PDF दे सकते हैं उसके बदले। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सवाल में आपको 5 सेकंड का समय देते हैं और आपको हर एक सवाल में कमेंट करके उत्तर बताना है। ठीक है, हर एक सवाल का कमेंट करके उत्तर देना है। तो पहला सवाल है, आपको हर एक सवाल में उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। पहला सवाल है, गांधीवाद के प्रमुख विचारों में है, जो गांधीवाद था उनके विचारों में क्या है। पहला ऑप्शन है सत्य और अहिंसा, दूसरा समाजवाद, तीसरा पंचायती राज, चौथा जाति विहीन समाज। आपको सही कूट का चयन करके सही उत्तर का बताना है। हमें हर एक सवाल पर कमेंट करना है जिससे कि हम रिप्लाई कर सकें और पता कर सकें कि बाकी में ही आपके सही आए हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गांधीवाद के जो प्रमुख विचार थे वो सत्य और अहिंसा थे, आप सभी को पता होगा। ठीक है, पंचायती राज और जाति विहीन समाज था, समाजवाद जो है नहीं था। दूसरा सवाल आपके सामने है, निम्न में से किन दलों को आजकल वामपंथी दल कहा जाता है। पहला है भारतीय साम्यवादी दल, दूसरा समाजवादी पार्टी, तीसरा कांग्रेस पार्टी, चौथा फॉरवर्ड ब्लॉक या पांचवा भारतीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। इन दलों में से कौन कौन से जो दल हैं वो वामपंथी दल जो है वो कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। जो वामपंथी दल है वह भारतीय साम्यवादी दल, ठीक है, और चौथा है फॉरवर्ड ब्लॉक और पांचवा है क्रांतिकारी समाजवादी दल। 1, 4, 5 इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी। 1, 4, 5 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या भी लेके आए हैं दोस्तों हम। भारत में पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के गठबंधन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPI, फॉरवर्ड ब्लॉक एवं रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP या क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी शामिल हैं। तीसरा सवाल है आपके सामने, फरवरी 1922 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की, जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। यह जो टिप्पणी थी वो किसने कही थी। पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन CR दास, तीसरा मोहम्मद अली या चौथा सुभाष चंद्र बोस। जब चौरा-चौरी कांड हो गया था दोस्तों, उसके बाद में गांधी जी ने वो असहयोग आंदोलन जो था वो वापस ले लिया था, तब ये टिप्पणी की गई थी। तो दोस्तों, यह टिप्पणी जो की गई थी
यह की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चौथा सवाल है आपके सामने अब, भारत के लिए एकमात्र आशा जन सामान्य से है, उच्च वर्ग तो शारीरिक और नैतिक दोनों दृष्टि से मृत है, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यह किसने कहा था? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। आपको हर एक सवाल में कमेंट करना है, तभी आपको पता पड़ेगा कि आप जो है वाकई में ही टेस्ट दे रहे हैं। ये समझना कि आप जो है नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो फ्रेंड्स, यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। पांचवा सवाल, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप बनाने का प्रभावकारी प्रयास राष्ट्रवादियों ने किया था, जो दृष्टिगोचर होता है। पहला ऑप्शन नेहरू रिपोर्ट में, दूसरा ऑप्शन पूना समझौते में, तीसरा सप्रू रिपोर्ट में, चौथा जिन्ना के 14 सूत्रों में। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप बनाने का प्रभावकारी प्रयास जो किया गया था राष्ट्रवादियों के द्वारा, उसमें किसमें दृष्टिगोचर होता है? तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेहरू रिपोर्ट में। इसके छठा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह के पुत्र और पौत्र था, जो 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाकर बंदी हुए और गोली से मार दिए गए? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन बख्त खां, एहसानुल्लाह खां और महबूब अली, दूसरा मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान, मिर्ज़ा अबू बकर, तीसरे शहज़ादा आलम, अजीमुस्शान और मुअज्जम, चौथा असद खां, कामबख्त और जहांदार शाह। तो फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह में उन्होंने जो बहादुर शाह के पुत्र थे और पौत्र यानी कि पोते और पुत्र, उन्होंने भूमिका निभाई और गोली से उनको मार दिया गया था। वो थे ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान और मिर्ज़ा अबू बकर। ये तीनों थे, इनको गोली से मार दिया गया था। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट हडसन ने जफ़र को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया तथा सम्राट के दो पुत्रों मिर्ज़ा मुग़ल एवं मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान तथा एक पौत्र मिर्ज़ा अबू बकर को दिल्ली में ही कत्ल कर दिया था। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है? पहला ऑप्शन सोरभजी बंगाली, प्रसिद्ध व्यवसायी, दूसरे सर जॉर्ज बर्डवुड, बम्बई के शेरिफ, तीसरे दीनशा बाचा, स्वराज पार्टी का संस्थापक, चौथे CR दास, शिक्षाविद। इसमें से कौन जो है वो सम्मिलित हैं? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोरभजी बंगाली जो थे वो प्रसिद्ध व्यापारी थे। आठवां सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी थे? दोस्तों, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विष्णु कृष्ण चिपलुंकर, गोपाल गणेश अगरकर, माधवराव नामजोशी और चौथे हैं राव बहादुर माधवराय वासुदेव बर्वे। आपके सामने ऑप्शन भी हैं 4। तो फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक के जो सहयोगी थे वो थे विष्णु कृष्ण चिपलुंकर, गोपाल गणेश अगरकर और माधवराव नामजोशी। ठीक है, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। 9वां सवाल है, इंडियन एसोसिएशन ने
किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? पहला ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, तीसरा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, तीसरा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स, इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन करके राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सन 1876 में बंगाल के युवा क्रांति राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय आयोजन किया था और दिसंबर 1885 में दूसरा सम्मेलन करने की घोषणा की थी। 10वां सवाल आपके सामने, उस कमेटी में जिसने नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की थी, लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पहला ऑप्शन M.R. जयकर, दूसरा तेज बहादुर सप्रू, तीसरा B.S. श्रीनिवास शास्त्री, चौथे M.S. आने। उस कमेटी में जिसने नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की थी, यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, उस कमेटी में लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या में हम लेके आए हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे: पंडित मोतीलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, दूसरे तेज बहादुर सप्रू, उदारवादी गुट या लिबरल फेडरेशन, तीसरे N.M. जोशी कांग्रेस, चौथे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस, M.S. अणे और M.R. जयकर हिंदू महासभा के थे, अली इमाम, शोएब कुरैशी मुस्लिम दल और 9वें थे मंगल सिंह सिंध। 11वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित किया था? पहला ऑप्शन B.P. वाडिया, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरे N.M. लोखंडे, N.G. रंगा। तो फ्रेंड्स, भारत के प्रथम नेता जिन्होंने मजदूर आंदोलन संगठित किया था, उनका नाम था B.P. वाडिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। B.P. वाडिया ने 1918 में एक आधुनिक संगठन मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की, जो भारत का पहला वास्तविक व्यवस्थित मजदूर संघ था। इस संगठन का संबंध कपड़ा उद्योग से था, जिसमें बकिंघम और कर्नाटक के कपड़ा मिलों के मजदूर सम्मिलित थे। 12वां सवाल बहुत ही शानदार है दोस्तों। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक ने गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के निर्विवाद नेता के रूप में उभरने में अपेक्षाकृत सीधे तौर पर मदद की? थोड़ा बड़ा सवाल है। पहला ऑप्शन आपके सामने है 20 अगस्त 1917 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एडविन मॉन्टेग्यू की यह घोषणा कि ब्रिटिश सरकार के क्रमिक कार्यान्वयन की दृष्टि से स्वशासी संस्थाओं के उत्तरोत्तर विकास की है। दूसरा ऑप्शन मॉन्टेग्यू के भारत में उत्तरदायी सरकार संबंधी वादे के पश्चात एनी बेसेंट रातों रात ही राजपक्ष की समर्थक हो गई। तीसरा बीजी तिलक सितंबर 1918 में वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा लड़ने इंग्लैंड गए। और चौथा ऑप्शन ब्रिटिश राज ने अपने विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुभव और लोकप्रियता ने गांधी जी को अदम्य साहसी बना दिया। इसी साहस और विश्वास के कारण उन्होंने फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। आपके सामने 13वां सवाल है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? पहला ऑप्शन भारत की सनसनी पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरा डोमिनियन स्टेट, तीसरा प्रांतीय स्वायत्तता और चौथा केंद्र में प्रतिनिधि सरकार। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो फ्रेंड्स 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। ठीक है, इसका प्रस्ताव रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव में स्पष्ट कहा गया था कि भारत का संविधान बनाना मुख्यतः भारतीयों का अपना अधिकार है और स्पष्ट प्रादेशिक स्वशासन डोमिनियन स्टेट की प्रतिज्ञा की गई थी, परंतु कांग्रेस ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने तो डोमिनियन स्टेट की अवधारणा को ही ठुकरा दिया था। 14वां सवाल है आपके सामने। सैंधव संस्कृति के विषय में निम्नलिखित किस वक्तव्य की न्यूनतम संभावना है? पहला ऑप्शन है सैंधव संस्कृति का उदय कालीबंगा फर्स्ट संस्कृति से हुआ, दूसरा सैंधव संस्कृति का उदय सिंध और बलूचिस्तान की कृषक संस्कृतियों से हुआ, तीसरा सैंधव संस्कृति सोथी संस्कृति के प्रसार है, या ऑप्शन नंबर 4 सैंधव संस्कृति कहीं भी ग्राम संस्कृति की अवस्था से गुजरे बिना सीधे एक नगर संस्कृति के रूप में प्रकट हो गई। तो फ्रेंड्स आपको इसमें जो है कौन से ऑप्शन की कम से कम जो है संभावना व्यक्त है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसका। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोई भी संस्कृति ग्राम संस्कृति के अवस्था बिना नगरीय संस्कृति में नहीं परिवर्तित हो सकती है, अतः डी न्यूनतम जो है इसका जो संभावना होगी। 15वां सवाल आपके सामने। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, सेकंड में सावधान, R37, गोदी, नर्तकी की आकृति, चौथा खेत। तो फ्रेंड्स ये देखते हैं। पहले है हड़प्पा। हड़प्पा में आप बहुत ही शानदार सवाल है, कई बार जब आ चुका है। हड़प्पा में सावधान R37 मिला है। लोथल में गोदीवाड़ा, ठीक है। कालीबंगा में क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति जो कांसे की है वो मिली है, ठीक है। इसका 15वें का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा से 3 कक्षों वाला कब्रिस्तान R37 मिला है, जिससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि मृतकों को पूर्ण रूप से दफनाने की प्रथा सर्व प्रचलित थी। लोथल में ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 21x36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राम महोदय ने जहाज़ों का गोदीवाड़ा डॉकयार्ड को बताया है। कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से 4.5 सेंटीमीटर लंबी एक कांस्य मूर्ति मिली है। 16वां सवाल है। बोगजकोई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता हैं, यानी कि जो बोगजकोई से मिला एक अभिलेख है उसमें जो आर्य देवता कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है इंद्र, विष्णु, वरुण, नासत्य, दूसरा रुद्र, मित्र, इंद्र, नासत्य, तीसरा इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, चौथा मित्र, वरुण, विष्णु, इंद्र।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इंद्रमित्र ब्रह्मण सत्य जो है बोगोजकोई अभिलेख में मिले हैं। तो इनकी व्याख्या देखते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोगोजकोई से प्राप्त अभिलेख है। यह हित्ती नरेश सप्पी लुयमा तथा मितन्नी नरेश मतिवजा के बीच संधि का उल्लेख करता है, जिसके साक्षी के रूप में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नरसत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। यह लगभग 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। 17वां सवाल, पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था क्योंकि। ऑप्शन देखते हैं। लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे। दूसरा ऑप्शन, सरकार का विवेक अल्प था। तीसरा ऑप्शन, राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। चौथा ऑप्शन, लोग भूमि कर देने के आदी नहीं थे। तो फ्रेंड्स पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था क्योंकि लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व वैदिक काल के लोगों का निवास स्थायी नहीं था। उनका जीवन पशुपालन पर आधारित था। उनको खानाबदोश जीवन के कारण कोई स्थायी भूकर व्यवस्था भी नहीं थी। 18वां सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है। राजशेखर विशुद्ध सालभंजिका। दूसरा ऑप्शन, श्री हर्ष नैषधीय चरित्र। तीसरा, महेंद्र वर्मन कविराजमार्ग। चौथे हैं शूद्रक मृच्छकटिकम। इन चारों में से कौन जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। राजशेखर की विशुद्ध सालभंजिका है, बिल्कुल ठीक है। दूसरे नैषधचरित बिल्कुल ठीक है। तीसरे जो सम्मिलित नहीं है। चौथे हैं वो भी सम्मिलित हैं। आप सभी को पता होगा चौथा, ठीक है। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। राजशेखर की जो कृति है विशुद्ध विद्युसालभंजिका, श्रीहर्ष नैषध चरित्र, महेंद्र वर्मन की मत्स्य विलास पैशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये महेंद्र वर्मन की, शूद्रक की मृच्छकटिकम। 19वां सवाल, अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों में की है। पहला ऑप्शन, वातापी के चालुक्य। दूसरा ऑप्शन, कल्याणी के चालुक्य। तीसरा, कोड़कण के या कोंकण के मौर्य। चौथे, मान्यखेट के राष्ट्रकूट। अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों में की है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मान्यखेट के राष्ट्रकूट। व्याख्या देख लेते हैं। अरब लेखकों ने दक्षिण के मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों में की है। ज्ञातव्य है कि दंतीदुर्ग ने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और इसने मान्यखेट मालखंड को अपनी राजधानी बनाया था। 20वां सवाल है, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी। उरैयूर, मदुरा, तंजौर या कांची। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी। तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदुरा में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ मदुरा थी, जिसके अध्यक्ष नक्कीरर थे। पांड्य शासकों द्वारा इसे संरक्षण मिला था। उल्लेखनीय है कि प्रथम तमिल संगम भी मदुरा में हुआ था, जबकि द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था। 21वां सवाल आपके सामने, प्राचीन नगर सूची फर्स्ट में, सेकंड में आधुनिक प्रतिनिधि। सूची फर्स्ट में दसपुर, द्वार समुद्र, मध्यमिका और समापा। सेकंड में हलेबिड, मंदसौर, नागरी या चौगढ़।
तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं दसपुर। दसपुर जो है आधुनिक प्रतिनिधि करता है मंदसौर का, ठीक है, कैसे करता है, मंदसौर का। द्वार समुद्र हलेबीड का करता है आधुनिक रूप में। मध्यमिका नागरी, ठीक है, और समापा जौगढ़, जहाँ पर अशोक का जो अभिलेख मिला था, ठीक है, समापा जौगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दसपुर अवंती पश्चिमी मालवा का प्राचीन नगर था, जिसकी पहचान आधुनिक मंदसौर मध्य प्रदेश स्थित से की जाती है। द्वार समुद्र आधुनिक हलेबीड का प्राचीन नाम था। यह होयसल वंश के राजाओं की राजधानी था। समाबा का उल्लेख अशोक के धौली और जौगढ़ के शिलालेख में तोसली के साथ मिलता है। समाबा की अवस्थिति संभव उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित थी। मध्यमिका राजस्थान में चित्तौड़ के निकट स्थित एक प्राचीन नगर था, जिसे वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 22वां सवाल है। शैलेंद्र नरेश श्री बालपुत्र द्वारा नालंदा निर्मित एक विहार के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने 5 गांव दान में दिए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ज़्यादातर एग्जाम में आता है ये नेट के में। तो पहला ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, दूसरा हर्ष, तीसरा देवपाल, चौथा भास्कर बर्मन। तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, देवपाल। देवपाल ने जो है 5 गांव दान में दिए थे, ठीक है, एक बिहार बनवाने के लिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देवपाल 810 से 850 ईस्वी ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। विदित है कि देवपाल ने उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। 23वां सवाल आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेघ सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पुष्यमित्र, सर्वतात, समुद्रगुप्त या प्रवरसेन प्रथम। तो फ्रेंड्स धर्म महाराज की उपाधि धारण जो जिसने की और उसने बहुत सारे अश्वमेघ यज्ञ किए, वैदिक यज्ञ किए, तो उसका नाम था वह प्रवरसेन प्रथम, ठीक है, प्रवरसेन प्रथम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाकाटक शासक प्रवरसेन ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है। ध्यातव्य है कि इस प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था और सम्राट की भी उपाधि धारण की थी। 24वां सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। शासक और उसके सिक्के पर प्रदर्शित आकृति। पहला कुमारगुप्त प्रथम, चक्रपुरुष, दूसरे कनिष्क अर्धोक्षो, तीसरे अगथोक्लीज बलराम, और चौथे जो हैं वो हैं विपल राजबुलु पल्लस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो सम्मिलित नहीं है, ठीक है, जो सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुमारगुप्त के जो सिक्के थे वो चक्रपुरुष के नहीं थे और सबके ठीक हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो सम्मिलित हैं इस प्रकार हैं। कुमारगुप्त प्रथम के सिक्के मयूर प्रकार के थे, कनिष्क के अर्धोक्षो, अगथोक्लीज के बलराम, क्षत्रप राजुलु के पल्लस। 25वां सवाल है, थोड़ा बड़ा है।
200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य की अवधि एक विशेषता विदेशी व्यापार की वृद्धि को प्राय स्वीकार किया जाता है। निम्न कारणों में कौन कारण उस वृद्धि में सहायक नहीं हुआ था? पहला ऑप्शन है भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था। दूसरा ऑप्शन मौर्य शासकों ने विभिन्न सड़कों का निर्माण करके और समान प्रशासकीय व्यवस्था लागू करके व्यापार की उन्नति में सहायता दी थी। तीसरा, इंडो यूनानी शासकों ने पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में सहयोग दिया। और चौथा, शक पहला एवं कुषाण शासकों ने मध्य एशिया के देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में सहयोग दिया था। तो दोस्तों इस ऑप्शन में जो है, इस सवाल में कौन सा जो है ऑप्शन ठीक नहीं है वो आपको पता लगाना था। तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था, ये जो है वो सही नहीं है और बाकी सब ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य की अवधि एक विशेषता विदेशी व्यापार की वृद्धि को प्राय स्वीकार किया जाता है, किंतु भारत राजनीतिक दृष्टि से एक नहीं था, जबकि मौर्य शासकों ने विभिन्न सड़कों का निर्माण करके और सामान्य प्रशासकीय व्यवस्था लागू करके व्यापार की उन्नति में सहायता दी थी। 26वां सवाल है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में शासक और सेकंड में संबंधित व्यक्ति, यानी कि उसके दरबार में कौन व्यक्ति आया था। पहला ऑप्शन देखते हैं, बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु, गोंडो, फर्नीस। सूची सेकंड में डायमेकस, सेंट थॉमस, जीवक और बस्कार। आइए दोस्तों देखते हैं। पहले हैं बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार के दरबार में एक दो वैद्य था, जीवक, ठीक है, जीवक रहते थे। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस, अजातशत्रु, बस्कार और गोंडोफर्नीस जो सेंट थॉमस के दरबार में आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डायमेकस सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जो मौर्य सम्राट बिंदुसार 297 से 273 ईस्वी पूर्व के दरबार में आया था। जीवक प्राचीन भारत का महान वैद्य तथा चिकित्सा शास्त्री था। उसने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की और इसे बिंबिसार ने अपना राजवैद्य नियुक्त किया था। अजातशत्रु का मंत्री बस्कार कुशल राजनीतिक था, जिसने लिच्छवियों में फूट डालकर साम्राज्य विस्तार किया था। संत थॉमस ईसाई पादरी था, जो प्रथम सदी ईसा में दक्षिण भारत आया था। यह पार्थिन शासक गोंडोफर्नीस के दरबार में भी गया था और कहा जाता है कि थॉमस के प्रभाव से गोंडोफर्नीस ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। 27वां सवाल, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में सन्निधाता, समाहर्ता, पन्याध्यक्ष और अंतर्वंशिक। सेकंड में विभाग हैं कर संग्रह विभाग का स्वामी, दूसरा वाणिज्य विभाग का स्वामी, तीसरा रानीवास के रक्षक दल का स्वामी, चौथा कोषागार का स्वामी। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। पहले देखते हैं अधिकारी। अधिकारी हैं सन्निधाता। तो दोस्तों सन्निधाता जो था वो था कोषागार का स्वामी, ठीक है, कोषागार का स्वामी था।
समाहर्ता जो था, समाहर्ता था कर संग्रह विभाग का स्वामी यानी कि अध्यक्ष। पन्नाध्यक्ष आप सभी जानते होंगे, पन्नाध्यक्ष वाणिज्य विभाग का स्वामी था। और अंतर्बसिक माने होता है रानीवास के रक्षा दल का स्वामी। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या दे लेते हैं। व्याख्या मौर्यकालीन प्रशासन संचालन हेतु समकालीन स्रोतों में 18 तीर्थों और 26 अध्यक्षों का विवरण प्राप्त होता है। स्रोतों में उल्लिखित कुछ प्रमुख तीर्थों और उनके विभागों का वर्णन निम्नवत है। सन्निधाता, कोषागार का स्वामी या अध्यक्ष, समाहर्ता, कर संग्रह विभाग राजस्व विभाग का अधिकारी या अध्यक्ष, पन्नाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, अंतर्बर्षिक रानीवास के रक्षक दल का स्वामी, प्रदेष्टा फौजदार कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, आटविक वन विभाग का प्रमुख और व्यवहारिक दीवानी धर्मस्थलीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 28वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस संगम कवि ने नंद वंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अवैयार, मामूलनार, परनर और इलंगो आडिगल। तो फ्रेंड्स, किस कवि ने नंदवंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है मामूलनार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है मामूलनार, यह एक कवि था संगम कवि का। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मामूलनार संगम कवि ने नंदवंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है, जबकि इलंगो आडिगल ने शिल्पाधिकारम साहित्य की रचना की थी। विदित है कि सेनगुट्टवन का यशोगान संगम युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवियों की श्रेणी में आने वाले पर्णर ने किया था। 29वां सवाल, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में कर्नल टॉड, जॉन माल्कम, C.R. विल्सन और चौथे हैं M. विल्कस। दूसरा ऑप्शन है मेमोयर ऑफ, यानी कि सूची सेकंड में मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया, एनलस एंड इटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तीसरा है हिस्टोरिकल स्केटिस ऑफ साउथ इंडिया। चौथा है अर्ली एनलस ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल। तो फ्रेंड्स ये देखते हैं। पहले हैं कर्नल टॉड, जिनकी प्रसिद्ध कृति है एनलस एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, इनको राजस्थान का इतिहास लिखा इन्होंने। दूसरे हैं जॉन माल्कम, इनकी जो कृति है वो है मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया। तीसरे हैं C.R. विल्सन, इनकी कृति है अर्ली एनलस ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल। और चौथे हैं M. विल्सन, इनकी जो कृति है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड हिस्टोरिकल स्केटिच ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए है वो सही आंसर हो जाएगा। मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया जॉन मॉल्कन, एनलस एंड और राजस्थान कर्नल टॉड, हिस्टोरिकल स्केचिस ऑफ साउथ इंडिया M. विल्कम और अर्ली एनलस ये हैं विल्सन के। ठीक है, लास्टवां सवाल 30वां सवाल है हमारा। निम्नलिखित विचारधाराओं जो अलग अलग समय में उभर कर आईं उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये जो विचारधारा थी वो अलग अलग समय में उभर कर सामने आई थी दुनिया के सामने। तो उनका जो कालक्रम था वो कौन कौन सा था, यानी कि पहले कौन सी आई, दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी, चौथे पर कौन सी आई।
तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहले जो आई थी वो आई थी चर्च हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है पहले पर जाएगा। दूसरे पर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एनलाइटमेंट हिस्टोरियोग्राफी। तीसरे पे आएगा एनल्स हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, और चौथे पे सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी, जिनमें रंजीत गुहा फेमस हैं। ठीक है, रंजीत गुहा कई बार एग्जाम में आ चुका है सबाल्टर्न स्टडी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप, चर्च हिस्टोरियोग्राफी मध्यकाल। ठीक है, एलाइनमेंट हिस्टोरियोग्राफी 18वीं शताब्दी। एनाल्स हिस्टोरियोग्राफी 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, यानी कि 1900 से पहले। और चौथा है सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी, ऑप्शन नंबर 20वीं शताब्दी का उत्तर। दोस्तों ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस सेट संख्या 122। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल जेबी स्टडी पॉइंट को तो सब्सक्राइब कर देना, और उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं कल शाम 5 बजे।